हेलो फ्रेंड्स। तो ये एमसीक्यू के जो आपके एग्ज़ाम में आए थे, ओके, ये आपके एग्ज़ाम में आए थे नवंबर 2020 में, राइट। तो ये एक मेरे फ्रेंड ने बनाए थे एमसीक्यू। तो मुझे लगा ये आपके लिए थोड़े बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो आप है ना इनसे सीख सकते हो कि किस टाइप के आपके एग्ज़ाम में और किस लेवल के एमसीक्यू आते हैं, राइट। तो देखो इन्हें और इनसे ये आपको पता लगेगा कि लेवल क्या है इसका। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके। हेलो एवरीवन। मैंने ना एक लिस्ट प्रिपेयर करी है जो भी नवंबर 2020 के एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ आए थे ना सारे सब्जेक्ट्स के लिए। तो मैं पहले डीटी के लिए बता रहा हूँ, उसके बाद मैं सबके लिए बाकी सारे एग्ज़ाम्स में जो भी एमसीक्यू आए थे एग्ज़ाम के उन सब के लिस्ट के एक वीडियो बनाऊँगा। तो पहले एमसीक्यू की बात करते हैं। इसका डीटी के जो एमसीक्यू आए थे वो ईजी लेवल के थे, तो कोई भी जिसने एक बार पढ़ा है डीटी को अच्छे से वो कर सकता है। तो पहले बता देता हूँ। देखो, 80 JJAA सेक्शन पर एक इंटीग्रेटेड केस आया था जिसके 2 क्वेश्चन थे 2 मार्क्स ईच वाले। उस पे हमें टेस्ट करा था डेज़ पे, जो 240 डेज़ और 150 डेज़ वाला था। तो एक कंपनी के लिए 240 डेज़ की लिमिट देखनी थी, एक कंपनी के लिए हमें 150 डेज़ की लिमिट देखनी थी, वो वाला था। और कुछ एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेट करते थे आरपीएफ में, कुछ एम्प्लॉयज़ नहीं कर रहे थे। और कुछ एम्प्लॉयज़ की सैलरी 25,000 से ज़्यादा थी, कुछ की कम थी। तो हमें कौन से कंसिडर करके हमें कितना एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलेगा उसके लिए बात करी थी। तो ऐसे ये 2 क्वेश्चन थे। उसके बाद एक टीडीएस की इंटीग्रेटेड केस था, उसमें 4 क्वेश्चन आए थे 1 मार्क ईच, और बहुत ईजी से थे। उसमें देखो, एक पहले था 194 आईबी का एक एक टीडीएस, मतलब एक पर्सन लैंडलॉर्ड को रेंट दे रहा था, उसमें उसने लैंडलॉर्ड का टीडीएस काटना था। तो कौन से सेक्शन में काटेगा ये बताना था। तो 194 आईबी लग रहा था बिकॉज वो सैलरीड इंडिविजुअल था, और उसका 60,000 का रेंट था। तो मैक्सिमम रेंट हमारा 60,000 तक लिमिटेड होता है। उस चीज़ का क्वेश्चन था। और एक था कि क्या रेट पर टैक्स काटना है, क्या रेट पर। अब क्योंकि लैंडलॉर्ड का पैन नहीं था तो 20% का रेट आ जाएगा वहाँ पे। 5% और 20% दोनों दिया हुआ था ऑप्शन में, तो 20% का आंसर बनता है वहाँ पे। उसके अलावा एक ये था, एक कॉन्ट्रैक्टर को भी पेमेंट करनी थी, उसने कॉन्ट्रैक्टर का भी टीडीएस काटना था। टीडीएस काटना है कि नहीं काटना, 194C वाली लिमिट उस पर नहीं लगती, चाहे। और 47.5 लाख की पेमेंट थी, तो 194M भी नहीं लगेगा। तो वहाँ पे टीडीएस लैंडलॉर्ड का नहीं आना चाहिए था। एक उसमें पूछा था सेक्शन कौन सा लगेगा, एक पूछा था क्या रेट लगेगा, तो वो चीज़ हो गई एक। उसके बाद एक क्वेश्चन था इफेक्टिव रेट ऑन अनएक्सप्लेन्ड इनकम का, तो 78% होता है वो, ईजी सा था वो। फिर बायबैक के लिए, बायबैक का क्वेश्चन था, उसमें 6,50,000 अमाउंट था, बट उसके रेट के 4 ऑप्शंस थे और बहुत कंफ्यूज कर रहे थे यहाँ पे। 20+12+4 भी बताया था उन्होंने, 20+10+4 भी बनाया था, और 15+10+4 भी बनाया था, 15+12+4 भी बताया था। तो चारों रेट से ऑप्शन में आ रहा था, तो किसी को रेट नहीं पता तो अच्छे से याद करना है, रेट की वजह से आंसर गलत हो जाता वहाँ पे। फिर पेनल्टी का एक क्वेश्चन था 270A वाली पेनल्टी। इसके 2 क्वेश्चन थे। एक हमें दिया हुआ था रिटर्न की इनकम, एक था इंटीमेशन की इनकम, एक असेस्ड इनकम, एक रीअसेस्ड इनकम। तो अब हमें एक केस में था असेस्ड इनकम पे बताना है तुमने, और मिस रिपोर्टिंग नहीं हो रही है, तो 50% का रेट से लगेगा। और जहाँ पे मिस रिपोर्टिंग थी वहाँ पे 200% टैक्स लगता है, पेनल्टी लगती है। और रीअसेस्ड इनकम वहाँ पर था, मतलब एक जगह पे रीअसेस के साथ 200 था या 50 था, मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, बट इन दोनों में से कुछ था। एक में असेस था, एक में रीअसेस था, तो वहाँ पे वर्ड्स पे भी बहुत ध्यान से चलना है। उसके बाद एक इन्वेस्टमेंट फंड की इनकम के लिए था, 20 यूनिट होल्डर्स थे, उसके 2 मार्क्स का क्वेश्चन था ये भी। तो पीजीबीपी की इनकम थी, आईएफओएस की इनकम थी, और अदर सोर्सेज की, और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस था। तो यूनिट होल्डर के हाथ में कितनी इनकम होगी और फंड के हाथ में कितनी इनकम होगी, दोनों चीज़ें बतानी थी। तो ईजी था, ये भी हो जाएगा। एक डिविडेंड स्ट्रिपिंग का क्वेश्चन था, सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी के लिए डिविडेंड स्ट्रिपिंग हो रही थी, तो कितना अमाउंट सेट ऑफ हो सकता है, मैक्सिमम कितना लॉस सेट ऑफ हो सकता है, उस चीज़ का क्वेश्चन था। 3 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स देखना था हमें, 9 मंथ्स नहीं देखना था, यूनिट्स नहीं थी। फिर एक पर्सन था, उसने अपॉइंट कर लिया अपने सक्सेसर को बिजनेस रन करने के लिए, तो किसको रिटर्न फाइल करनी है, इस चीज़ पर था क्वेश्चन। उसके बाद एक सेकेंडरी एडजस्टमेंट का था कि ड्यू टू ऑर्डर ऑफ एओ सेकेंडरी एडजस्टमेंट हो रही थी, तो कितने डेज के अंदर लाना है। 90 डेज तो बता दिया था, कौन सी डेट से 90 डेज लाना है, 90 डेज देखना है, वो क्वेश्चन मार्क में था। मतलब वो उसके लिए 4 ऑप्शंस दिए हुए थे, कौन सी डेट देखनी है हमें। उसके बाद नेक्स्ट था हमारा प्रोविजनल अटैचमेंट या डीम्ड सीजर का एक क्वेश्चन होता है, कितने डेज के लिए रहता है। 4 ऑप्शंस थे, 30 डेज, 60 डेज, 3 मंथ्स और 90 मंथ्स। उसका आंसर 60 डेज वाला था आंसर।
उसके बाद एक बिजनेस कनेक्शन का बताना है कि इसमें बिजनेस कनेक्शन बन रहा है, हैबिचुअली कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट वाला जो होता है ना, हैबिचुअली मेंटेन स्टॉक, वो वाली चीज़ का था। फिर एक था 1062 का, तो यहाँ पे वो था मनी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट। अब यहाँ पे 3 लोग दिए हुए थे, जिसमें से 2 NR थे, 2 नॉन सिटीजन थे, ऐसे करके था। मतलब कोई NR था, कोई 3, जैसे A B C 3 में से 2 NR थे और 1 और 3 नॉन सिटीजन थे। अब किस किस पे लगना है? जो नॉन सिटीजन होते हैं उस पर लगता है, वो वाला था। तो नॉन सिटीजन वाले हमें 2 बताने थे, कौन से वाले हैं। ऑप्शंस में 1 और 2 थे, 2 और 3 थे, और 1 और 3 थे, और चौथे ऑप्शन में ऑल 3 था। तो ये चीज़ें थी। उसके बाद एक मीनिंग ऑफ टर्म ऑफ DTAA इशूड इन नोटिफिकेशन। अब नोटिफिकेशन कब में अगर मीनिंग बताया है तो कब से इफेक्टिव होगा? जिस दिन नोटिफिकेशन इशू हुई है या जिस दिन DTAA कम इनटू फोर्स, कौन से वाले ऑप्शंस थे उनमें से था, बहुत ईजी हो जाता है वो। फिर एक था इक्वलाइजेशन लेवी का। इक्वलाइजेशन लेवी के लिए हमें अमाउंट दिया हुआ था इक्वलाइजेशन लेवी का, और 46,000 समथिंग ऐसे कुछ था, 46,000 कुछ था, और 40 डेज का डिले हुआ था। तो पेनल्टी कितने लगेगी? 1,000 पर डे लगती है, मैक्सिमम अमाउंट अप टू इक्वलाइजेशन लेवी। तो 46,000 से ज़्यादा नहीं जा सकती, लेकिन पेनल्टी 40,000 लग रही थी। एक उस चीज़ का था, और एक कितना एक्सपेंस डिसअलाउ करना है, तो इसको डिवाइड बाय 6% करके हमें आंसर निकालना था उस चीज़ का। तो ये थे MCQs जो डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम में आए थे, ईजी लेवल के थे MCQs। तो एक बार किसी को देख